गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम हिस्टोजन थ्योरी को पढ़ रहे थे जो हेंस्टीन ने दी थी। तो हेंस्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। जो प्रेरोसीड्स होती है उसे त्वचाजन, रंभजन और ऊतकजन क्षेत्र। जो यहाँ पर त्वचाजन क्षेत्र था वो एपिडर्मिस का निर्माण कर रहा था, जिसे हम डर्मेटोजन कह रहे थे। सेकंड, जो प्लेरोम था जिसे हम रंभजन कह रहे हैं, वो स्टील क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, जिसमें पेरिसाइकिल, पिथ, पिथरेज और वेस्कुलर बंडल थे। और यहाँ पर जो पिलीरोम क्षेत्र था, पेरिबिलियम क्षेत्र था, वो पेरिबिलियम क्षेत्र यहाँ पर कॉर्टेक्स का निर्माण कर रहा था। अब यहाँ पर इस थ्योरी के रिजेक्ट अमान्य होने के कारण इनके अकॉर्डिंग, हेंस्टीन के अकॉर्डिंग जो एपिकल सेल होती हैं वो केवल शीर्ष पार्टों का ही निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एपिकल सेल किसी भी स्थान पर पहुंच जाए। वहीं जाकर क्या करेगी, ये सेल डिवीजन। ऐसा नहीं है कि अगर ये सीड्स पर प्रेजेंट है तो ही सेल डिवीजन कर रही है। यह किसी भी जगह पर पहुंच जाए, उसी जगह पर सेल डिवीजन करेगी। नेक्स्ट, इन्होंने मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बताया था। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये सेल्स हमेशा ही विभाजन करती हैं, चाहे ये सेल्स कहीं भी प्रेजेंट हों, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता, विभेदन। जब इनके अंदर विभेदन नहीं है तो यहाँ विभेदन कैसे हो रहा है कि यहाँ पर डर्मेटोजन केवल एपिडर्मिस का निर्माण कर रही है, प्लेरोम स्टील का निर्माण कर रहा है और पेरिबिलियम ग्राउंड टिश्यू का निर्माण कर रही है। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं इनमें विभेदन नहीं पाया जाता, और जब इनके अंदर विभेदन नहीं पाया जा रहा है तो यहाँ पर हमने कैसे कह दिया कि ये फिक्स होता है कि ये सेल्स इन्हीं का निर्माण करेंगी। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर हमने बोला था रंभजन को प्लेरोम। जो रंभजन होता है, ये रंभजन केवल स्टील का निर्माण करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टील के निर्माण के साथ साथ में ये कॉर्टेक्स का भी निर्माण कर देता है। तो इन चीजों को ये समझाने में हेंस्टीन असमर्थ रहे। नेक्स्ट आता है थर्ड, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, जो दिया था सिमिट ने। थर्ड, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत given by सिमिट। सिमिट ने बताया कि जो प्रेरोतंत्र होता है, ये प्रेरोतंत्र 2 तंत्रों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर 2 तंत्र होते हैं जिनसे ये प्रेरोतंत्र मिलकर के बना होता है। एक तो होता है ट्यूनिका और दूसरा होता है कॉर्पस। एक ट्यूनिका और दूसरा होता है कॉर्पस। ट्यूनिका जो होता है वो एक या अधिक जो मेरिस्टेमी सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमी सेल्स की परतों से मिलकर बना होता है।
यहाँ एक या अधिक जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, इन सेल्स की परतों से मिलकर के ये बना होता है, आउटर होता है, आउटर लेयर होती है। सेल्स छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और ये लेयर्स की जो संख्या होती है वो 1 से 9 तक हो सकती है। यहाँ पर ट्यूनिका की जो लेयर्स की संख्या होती है 1 से 9 तक हो सकती है। सेल्स छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और ये अपनतिक विभाजन करती हैं, अपनतिक विभाजन करती हैं। तो अपनतिक विभाजन करेंगी तो क्या बढ़ाएंगी? बाहरी क्षेत्र को। ये बाहरी क्षेत्र को बढ़ाती है, डायमीटर को बढ़ाती है। जो कॉर्पस होती है, कॉर्पस ऐसी सेल्स का समूह होता है, ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जो क्रोड का निर्माण करती हैं, या क्रोड, क्रोड कहां होगी? सेंटर में। मान लिया ये स्टेम की क्रोड है और ये यहां पर ट्यूनिका है, तो यहां जो सेंटर में सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये सेंटर में सेल्स किसकी बनी होंगी? कॉर्पस की बनी हुई होती हैं। ये सेल्स आकार में बड़ी होती हैं, रसधानी युक्त होती हैं, आकार में बड़ी और रसधानी युक्त होती हैं। यहां पर जो विभाजन होते हैं वो दोनों तरह में होते हैं, अपनतिक भी होते हैं और परनतिक भी होते हैं, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। तो यहां पर दोनों प्रकार के विभाजन मिलते हैं। तो सिमिट के अनुसार यहां पर ट्यूनिका शीर्ष वाला पार्ट होता है और इस शीर्ष वाले पार्ट की अंदर की तरफ जो क्रोर पार्ट होता है वो कॉर्पस का बना हुआ होता है। यहां अपनतिक विभाजन हो रहे हैं और अपनतिक विभाजन हो रहे हैं तो प्लांट का ये डायमीटर क्या है? बढ़ रहा है, स्टेम चौड़ा हो रहा है। यहाँ पर अपनतिक और परनतिक विभाजन हो रहे हैं तो इस चौड़े डायमीटर को भरने के लिए दोनों तलों में यहाँ पर विभाजन होने चाहिए। इसके अलावा अपनतिक परनतिक तो होते ही हैं, अगर और आवश्यकता हो तो सभी तलों में यहाँ पर विभाजन हो जाते हैं। तो सिमिट के द्वारा दी हुई ये जो थ्योरी है, अभी और पढ़ेंगे आगे दो थ्योरीज को, कि सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी यही है जो सूट अपेक्स पर लागू होती है। प्रतिरोध तंत्र में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, ऊतकीय परत सिद्धांत। तो यहां पर जो हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी थी, ये सही मायने में अगर देखा जाए तो यहां दो थ्योरीज को मिला दिया गया, एक तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को और एक हिस्टोजन थ्योरी को, दोनों ही थ्योरीज को मिला दिया गया। तो यहां पर साइंटिस्ट थे डरमन। डरमन ने क्या बताया कि जो ट्यूनिका और कार्पस होते हैं, जो ट्यूनिका और कार्पस होती हैं, इनको ट्यूनिका कार्पस ना कह करके
हम प्राइमरी हिस्टोजन लेयर्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी हिस्टोजन लेयर्स। अगर ट्यूनिका कार्पस को हम प्राइमरी हिस्टोजन लेयर्स कहें तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ चल रही है तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर, क्योंकि शुरुआत प्ररोतंत्र का विकास पढ़ रहे हैं, तो प्ररोतंत्र का जब विकास हो रहा है तो यहाँ पर कंप्लीटली प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये हिस्टोजन जो लेयर्स हैं जिन्हें हम हिस्टोजेनिक लेयर्स कह रहे हैं, तो यहाँ पर यही यहाँ प्रेजेंट होंगी। इन हिस्टोजेनिक लेयर्स को इन्होंने 3 लेयर्स में बांटा था, 3 लेयर्स में वर्गीकृत किया। एल फर्स्ट, एल सेकंड और एल थर्ड। देखिए ट्यूनिका कार्पस को तो उन्होंने प्राइमरी हिस्टोजन लेयर बोल दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम सिमिट की तरफ, सॉरी हेंस्टीन की तरफ। हेंस्टीन ने दी थी हिस्टोजन थ्योरी, तो हेंस्टीन ने त्वचाजन क्षेत्र जिसे हम डर्मेटोजन कह रहे थे, तो उसको बताया था जिससे किसका निर्माण हो रहा था? एपिडर्मिस का। सेकंड रंभजन क्षेत्र, पहली रोम, जिससे किसका निर्माण हो रहा था? स्टील का। और स्टील में कौन कौन से आते हैं? पित्त, पित्तरेज, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल। मेन होते हैं वेस्कुलर बंडल, सभी मिलकर के बनाते हैं स्टील। और एंड लास्ट ग्राउंड टिश्यू, जिसको हम पेरिब्लेम कह रहे थे, वो किसका निर्माण कर रहा है? ग्राउंड टिश्यू का। तो यहाँ पर जो हेंस्टीन ने जो बताया था वर्गीकरण, वो तो यहाँ हेंस्टीन का वर्गीकरण इन्होंने चेंज कर दिया, और यहाँ पर सिमिट के वर्गीकरण को इन्होंने चेंज कर दिया। तो इन्होंने कुल मिलाकर के दोनों ही जो सिद्धांत थे उनमें ही तोड़ मरोड़ करके एक नया सिद्धांत दे दिया, जिन्होंने इनको कहा हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। ये भी क्या है? अमान्य। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट हुए थे वुबेन। वुबेन ने लीफ संरचना के आधार पर या लीफ विन्यास के आधार पर, जो पर्ण का विन्यास होता है, इस पर्ण विन्यास के आधार पर एक नई थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं एन्यू प्रारंभिक मेरिस्टेमी। ये भी नहीं चल रहा। मेरिस्टेमी डी एटेंटी थ्योरी या सिद्धांत। और एक किसने? बोवेन ने दिया था। बोवेन ने किसके आधार पर दिया था? पर्ण विन्यास को आधार मानकर। पर्ण विन्यास को आधार मानकर इन्होंने, जैसे यहाँ पर्ण के अंदर जो सिराएं सॉरी जाइलम और फ्लोएम जाते आते हैं, वो कैसे जा रहे हैं, आधार से कैसे वो जा रहे हैं, कैसे उनका वितरण हो रहा है, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर जो कंप्लीटली एरिया होता है प्ररोत तंत्र का या प्रोसीड्स का, उसको 2 भागों के अंदर वर्गीकृत कर दिया। एक तो होता है सेंट्रल एपिकल, सेंट्रल एपिकल जोन, जो बाहर की तरफ उपस्थित। जो एपिकल जोन है, ये एपिकल जोन सबसे कम
सबसे कम सक्रिय होता है। मतलब यहाँ जो विभाजन है वो विभाजन भी क्या होते हैं, कम। और ये यहाँ कौन सा क्षेत्र होता है, ट्यूनिका कार्पस क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे कम विभाजन होते हैं। सेकंड होता है पेरिफेरल एंड सब टर्मिनल जोन। पेरिफेरल पर्दीय, सब टर्मिनल उप अंतस्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र को ये मैक्सिमम विभाजन करने वाला होता है, मैक्सिमम विभाजक जोन होता है, सबसे ज्यादा विभाजन इसी क्षेत्र में होता है। और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एन्यू प्रारंभिक, मेरिस्टेमी डिएटेंटी और मेरिस्टेमी मेड्यूलेटर। जो एन्यू प्रारंभिक होता है ये पर्दीय होता है। एन्यू प्रारंभिक कैसा होता है, ये पर्दीय होता है। शीर्ष के जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग के पर्दीय होता है, नीचे की तरफ होता है। यहां पर इनिशियल्स होती हैं, आरंभिकाएं होती हैं। और आरंभिकाएं किसका कार्य करती हैं, विभाजन का। जो मेरिस्टेमी डिएटेंटी होता है, जब तक कायक अवस्था है, जब तक कायक अवस्था है तब तक क्या रहेगा, ये सुप्त। जैसे ही जनन अवस्था आएगी, जनन अवस्था आती है तो यहां या तो पुष्पक्रम का निर्माण हो या शीर्षस्थ पुष्प का निर्माण हो। या शीर्षस्थ पुष्प का निर्माण हो। दोनों ही कंडीशनों में क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाता है। दोनों ही कंडीशनों में यहाँ पर विभाजन स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाता है। मेरिस्टेमी मेड्यूलेटर लास्ट होता है। मेरिस्टेमी मेड्यूलेटर ये कहाँ होता है, नीचे की ओर, या ये भी कह सकते हैं कि सेंटर की ओर, क्योंकि जब हम काटेंगे तो कहाँ आएगी, सेंटर की ओर। क्योंकि किसका निर्माण कर रहा है ये पार्ट, पित्त का, और पित्त कहाँ उपस्थित होता है, सेंटर की ओर। तो इस थ्योरी का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस तरीका से कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो प्रेरक तंत्र को समझाने के लिए यहाँ पर 5 थ्योरीज को दिया गया था। इसके अलावा प्रेरक तंत्र के संगठन को समझाने के लिए एक और नाम आता है, वो आता है न्यूमैन का। न्यूमैन ने एंजियोस्पर्म को ना लेकर के सभी को लिया था। प्रेरक तंत्र का संगठन, तो यहां हमने अब तक जो देखा था वो देखा था एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इन्होंने लोअर प्लांट से लेकर के हायर प्लांट सभी के अंदर जो संगठन बताया था, इन्होंने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स हमेशा विभाजन नहीं करती हैं, हमेशा विभाजनशील नहीं होती। लेकिन जब इनमें विभाजन होंगे, जब कभी इनके अंदर विभाजन होंगे, विभाजन करके ये इनिशियल्स का निर्माण कर लेती हैं। और जो ये इनिशियल्स हैं, ये इनिशियल्स बार बार विभाजित होती हैं, अन्य टिश्यूज का निर्माण करती हैं। तो इन्होंने इस आधार पर यहाँ 3 भागों में पूरे संगठन को इन्होंने बांटा था, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स।
पूरे ही प्ररोध तंत्र के संगठन को इन्होंने 3 पार्ट के अंदर बांट दिया, जो मोनोप्लेक्स होते हैं। इन मोनोप्लेक्स में विभाजन पहले तो एक परत होती है, जो बाह्य परत होती है वो एक परत होती है। विभाजन एक तल में होता है और इस प्रकार का विभाजन फर्न के अंदर देखा गया। एक परत होती है, विभाजन एक तल में होता है, यहाँ अधिक विभाजन नहीं होता। तो इस तरह का फर्न के अंदर देखा जाता है। सिंप्लेक्स में परत एक भी हो सकती है और अधिक भी, यहाँ फिक्स नहीं है कि एक ही होगी। तो यहाँ पर जो विभाजन का जो तल होगा वो 2 तल होते हैं, और दोनों तलों में विभाजन कैसे होता है? परिणतिक और अपनतिक। बाह्य परतों में अपनतिक और आंतरिक परतों में परिणतिक। ये होता है जिम्नोस्पर्म में, इस प्रकार का जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म में, अभी हमने एंजियोस्पर्म का ही पढ़ा है। एंजियोस्पर्म में जो लेयर होती है, आउटर लेयर, वो हमेशा एक से अधिक होती है। एक भी हो सकती है लेकिन अधिकतर एक से अधिक होती हैं। यहाँ जो विभाजन के तल होते हैं, ये तल 2 होते हैं, परिणतिक और अपनतिक। अपनतिक का तो फिक्स है, जो बाह्य है बाह्य भाग में होगा, लेकिन परिणतिक में भी वापस से 2 तल हो सकते हैं। परिणतिक में वापस 2 तलों में विभाजन हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर ऑल ओवर सभी तलों में विभाजन होता है, और सभी तलों में विभाजन होने के बाद में यहाँ पर कंप्लीटली प्ररोध तंत्र का निर्माण होता है। तो हमने जितनी भी यहाँ पर थ्योरीज पढ़ी है, कार्पस ट्यूनिका कार्पस को छोड़ करके बाकी सब अमान्य है, किसी को भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सूट सिस्टम, प्ररोध तंत्र। थ्योरीज आपकी यहाँ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर प्ररोध तंत्र, सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? प्राइमरी स्ट्रक्चर सूट का। सूट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या आएगा? स्टेम, क्योंकि प्ररोध तंत्र में मेनली कौन होता है? स्टेम। तो अगर हम स्टेम की विशेषताएं देखें कि स्टेम में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या होता है स्टेम, तो सबसे पहले स्टेम का जो निर्माण होता है किससे होता है? बड़ के द्वारा, कलिका के द्वारा। तो यहाँ स्टेम का निर्माण बड़ के द्वारा होता है, कलिका के द्वारा होता है। जब कभी भी होगा तो कलिका के द्वारा ही होगा। पार्श्व शाखाओं का निर्माण होता है तो भी कलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट, यहां पर नोड, पर्व संधि और इंटरनोड पर्व दोनों उपस्थित होते हैं। पर्व संधि और पर्व दोनों उपस्थित होते हैं। जो पर्व संधि होती हैं, नोड से शाखाएं, पत्ती, कलिका, पुष्प ETC लगी हुई होती हैं। नोड पर पत्ती, शाखाएं, पुष्प, कलिका कुछ भी उपस्थित हो सकते हैं। अगर पत्ती और कलिकाएं झड़ जाती हैं
तो इनके स्थान पर निशान रह जाते हैं, और ये निशान रह जाते हैं स्टेम पे ही, वो कहते हैं स्कार। निशानों को क्या बोलते हैं हम? स्कार। अगर शाखाएं हो तो शाखाओं से, नीम का पादप जब छोटा होता है तो उसमें देखना कि अब उसके अंदर 4-6 शाखाएं निकली हो तो उनको हटा के तोड़ के देखना, तो वहां पर ये स्कार क्लियर दिखाई देते हैं। निशान जो होते हैं वो स्टेम पर क्लियर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, जो स्टेम का स्वभाव होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है और प्रकाश के की दिशा में गति करता है। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। स्टेम कैसा होता है? एंजियोस्पर्म में अधिकतर में ऊर्ध्व, सभी की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने फर्स्ट में पढ़ी थी स्टेम के आधार पर पादपों के वितरण, तो अधिकतर में ऊर्ध्व भी होता है और विभिन्न प्रकारों का भी पाया जाता है। तो ये होती है स्टेम की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि स्टेम की बनावट कैसी होती है और इसके आगे इसमें कौन कौन से ऊतक तंत्र प्रेजेंट